अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद समर अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी है जापान के छोटे से गांव में रहने वाले एक छोटे से बच्चे की, जिसे आम पढ़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका दिलो दिमाग हर वक्त सिर्फ मशीन्स की तरफ ही खिंचा रहता था। मशीन कैसे चलती है, मशीन और इंजन कैसे काम करते हैं, ये सब जानना उसे बहुत पसंद था। उसकी मशीनों की तरफ तवज्जो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसने 16 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही पढ़ाई छोड़ दी और अपने वालिद के साथ साइकिल वाली दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कारों का ख्वाब देखने वाला लड़का साइकिल की दुकान पर भला कब तक काम करता। एक दिन उस बच्चे ने टोक्यो शहर के गैराज में कंपनी का ऐड देखा जहां मैकेनिक की जरूरत थी। वो ऐड देखते ही उस बच्चे ने अपना घर छोड़ दिया और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। ये 16 साल का नौजवान लड़का टोक्यो शहर इसलिए गया था कि वो एक कार मैकेनिक बन सके, लेकिन उसने पूरे ऑटोमोबाइल का फ्यूचर ही बदल दिया। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि सोचिरो होंडा था, जिसने बाद में होंडा कंपनी की बुनियाद रखी और दुनिया में मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में अपना नाम मनवाया। लेकिन सोचिरो ने एक गरीब घर से होंडा कंपनी तक का सफर कैसे तय किया, एक छोटे से कारखाने में काम करने वाला छोटा सा लड़का होंडा कंपनी का मालिक कैसे बना। सोचिरो होंडा जापान के एक छोटे से गांव में 1906 में पैदा हुआ, जिसके वालिद का नाम गेही होंडा था, जो पेशे से एक लोहार थे और साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे। एक गरीब खानदान में पैदा होने की वजह से सोचिरो बचपन से ही अपने बाप की साइकिलों की दुकान पर छोटे मोटे कामों में अपने बाप की मदद करता था। हालांकि माँ बाप को सोचिरो से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन सोचिरो का दिल पढ़ाई में नहीं बल्कि मैकेनिक बनने का था। इसका नतीजा ये हुआ कि जब एक बार उन्होंने आर्ट शोकाई कंपनी का ऐड देखा तो वो स्कूल छोड़कर 16 साल की उम्र में अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए टोक्यो की तरफ निकल पड़ा। और वहां टोक्यो की तेज तरीन जिंदगी ने सोचिरो को काफी मुतासिर किया, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। वो आए तो मैकेनिक का काम करने थे, लेकिन उम्र में छोटा होना ही उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गया। यहाँ आर्ट शोकाई के मालिक युजु साका ने उन्हें मैकेनिक का काम तो नहीं दिया, लेकिन छोटे से लड़के को उदास देखकर उसे सफाई का काम दे दिया। ऐसे में सोचिरो होंडा करता भी तो क्या करता, ये ऑफर अच्छा तो नहीं था, लेकिन वो नाकामी के साथ अपने गांव जाता भी तो किस मुंह से। बस इसी कश्मकश में सोचिरो ने कई महीने गुजार दिए और फिर वो वक्त आया जब गैराज में काम ज्यादा बढ़ गया। तब गैराज के मालिक ने खुद ही होंडा को शागिर्द मैकेनिक का काम दे दिया। अपने ऑटोमोबाइल के कारोबार की जरूरत को पूरा करने के लिए उसने सोचिरो को छोटे मोटे टास्क देना शुरू कर। यही वो काम था जिसे होंडा शुरू से सीखने का शौक रखते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े ऑटोमोबाइल के काम भी करने लगे। सोचिरो अपने काम को सीखने का इतना शौक रखते थे कि जल्द ही कंपनी में सीनियर मैकेनिक की भी मदद करने लगे। उनके काम को सीखने की लगन और मेहनत को न सिर्फ कंपनी के मुलाजिम बल्कि मालिक ने भी सोचिरो की सलाहियतों को समझते हुए उन्हें ऑटोमोबाइल के कारोबार के बारे में भी बताया। वो समझ गए थे कि ये लड़का कुछ बड़ा कर सकता है, इसीलिए उन्होंने सोचिरो को गाड़ियों की मुरम्मत और हर वो बड़ी छोटी सी चीज समझाई जो उसे कामयाब बना सकती थी। उसका नतीजा ये हुआ कि 22 साल की उम्र में सोचिरो एक कामयाब ब्रांच मैनेजर बन गए। उनका इल्म सिर्फ कारों और साइकिलों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि मोटरसाइकिल और काफी महंगी गाड़ियों के बारे में भी काफी कुछ सीख चुके थे। लेकिन उनकी जिंदगी में दिलचस्प लम्हा उस वक्त आया जब वो स्पोर्ट्स कार की दुनिया से रूबरू हुए। ये एक ऐसा शोबा था जिसने सोचिरो को अपनी तरफ खींचा। 1923 में जब इस कंपनी ने रेसिंग कार की फील्ड में अपना लक आजमाया, तब साका की 12 की लीडरशिप में कंपनी ने आर्ट डेमलर और कर्टस की 2 गाड़ियों को बनाया। ये गाड़ियां पुराने इंजन से तैयार की गई थी और 5th जापान ऑटोमोबाइल कार रेसिंग के मुकाबले में पहला इनाम जीतने में कामयाब रही। इस वक्त के बाद होंडा की दिलचस्पी भी स्पोर्ट्स कारों की तरफ बढ़ती गई। अगले 3 से 4 सालों तक सोचिरो आर्ट शोकाई में काम करते रहे। जिंदगी अच्छी चल रही थी, उनके पास अच्छा खासा तजर्बा मौजूद था, लेकिन ये सोचिरो के लिए काफी नहीं था। 1942 में उन्हें हमामात्सु में आर्ट शोकाई की ब्रांच खोलने का मौका मिला। फिर उन्होंने अपने काम को सिर्फ ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि कारों को मॉडिफाई करने पर भी काम किया और खुद को नई इजादात के तौर पर भी तराशा। उन्होंने इस कंपनी को 1 वर्कर से शुरू किया था और कुछ ही सालों में 30 वर्कर्स तक पहुंचा दिया था। अब वो सिर्फ कार ड्राइवर और मैकेनिक ही नहीं बल्कि कार मॉडिफिकेशन में मुकम्मल माहिर हो चुके थे। उनकी अच्छी खासी ग्रोथ को झटका तब मिला जब 1938 में कार रेसिंग के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में उनकी एक आंख जख्मी हो गई और कई हड्डियां भी टूट गईं। अब ना तो वो कार रेसिंग में हिस्सा ले सकते थे और ना ही कई महीनों तक रिपेयरिंग कर सकते थे। इसलिए ना चाहते हुए भी सोचिरो को कार रेसिंग को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ा। उनकी जिंदगी जैसे रुक सी गई थी, लेकिन सोचिरो की कामयाबी की उड़ान कहाँ रुकने वाली थी। उन्होंने कुछ महीने बाद ही
स्पेयर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम करने की अपनी ख्वाहिश को जाहिर किया, मगर इन्वेस्टर्स को इनका बिजनेस आइडिया कुछ खास पसंद ना आया। रिपेयर वर्क से मिल रहे अच्छे खासे प्रॉफिट के चलते हुए वो एक नए मंसूबों में पैसा नहीं लगाना चाहते थे। सोचेरो होंडा अपने इस बुरे वक्त में बिल्कुल अकेले थे, लेकिन वो हारे नहीं थे। उन्होंने जल्द ही टोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्री के नाम से अपनी पार्ट्स बनाने वाली कंपनी को खुद ही सेटअप किया। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की और वो दिन में आर्ट शोकाई में काम करते और रात में पिस्टन रिंग्स बनाते, लेकिन दिन रात काम करने के बावजूद उन्हें कामयाबी नहीं मिली। अपने इस हालात से निकलने के लिए उन्होंने खुद को धात की पढ़ाई की और 2 साल की पढ़ाई के बाद आखिरकार वो पिस्टन बनाने में कामयाब हो गए। जब उन्हें लगा कि अब इनका मुश्किल दौर खत्म हो चुका है, तभी एक नई मुश्किल बिजली की तरह उन पर टूट पड़ी। उनकी ये जद्दोजहद यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनकी बनाई हुई पिस्टन में अभी भी कई नुक्स थे जिसका सोचीरो होंडा को एहसास भी नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट के तहत जब सोचीरो होंडा ने अपने 50 पिस्टन्स को क्वालिटी चेक के लिए टोयोटा मोटर्स को भेजा तो उसमें से सिर्फ 3 पिस्टन्स को ही अप्रूवल मिली, बाकी रिजेक्ट हो गए। इस खबर से होंडा टूट गए। वो आर्ट शोकाई की नौकरी तो पहले ही छोड़ चुके थे और अब उनके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट भी जा चुका था। अब उनके पास ना तो कोई प्लान बी था और ना ही इस मसले को हल करने का कोई तरीका। इन हालात में सोचीरो होंडा ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी जिंदगी के 2 साल टोयोटा मोटर्स कंपनी की जरूरतों को समझने में गुजार दिए। इस दौरान उन्होंने कई स्टील बनाने वाली कंपनियों को विजिट किया, कई मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को पढ़ा और एक बार फिर पिस्टन बनाने के लिए चैलेंज को लिया। इस बार उनके जुनून जज्बे और 2 साल की मेहनत रंग लाई और उनकी प्रोडक्ट ने सभी कंपनीज के क्वालिटी कंट्रोल को पास कर लिया और सोचीरो होंडा को कामयाबी की सीढ़ी पर लाकर खड़ा कर दिया। जल्द ही उन्हें कई सारे ऑर्डर्स मिलने लगे, जिसे पूरा करने के लिए उनकी कंपनी में तकरीबन 2000 लोगों ने काम किया, लेकिन उनका ये कामयाबी का सफर भी ज्यादा अरसे तक नहीं चल सका। जिस कंपनी को सोचेरो ने दिन रात मेहनत करके बनाया, अब वो कंपनी उनके हाथ से रेत की तरह फिसलती चली गई। साल 1941 में जापान वर्ल्ड वार 2 में शामिल हो गया। होंडा की कंपनी जापानी सरकार के हाथों में आते ही उसके बुरे दिन शुरू हो गए। फिर साल 1942 में होंडा की कंपनी का 60% शेयर टोयोटा मोटर्स को दे दिया गया। जिस कंपनी को होंडा ने दिन रात मेहनत करके बनाया था, उसमें उनका अब ओहदा कम करके मैनेजिंग डायरेक्टर का हो गया। हालात ज्यादा खराब तब हो गए जब कंपनी के वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस पर लगा दिया गया और होंडा खुद भी जंग के लिए मल्टी एयरक्राफ्ट बनाने के काम में लग गया। जब 1944 में हवाई हमले हुए तो उनके दौरान जापान में लोगों के घर ही तबाह नहीं हुए, बल्कि होंडा के ख्वाब भी जलकर खाक हो गए और एक बम ने उनके प्लांट को जलाकर खाक कर दिया। और 1945 में मिकावा अर्थक्वेक ने बची खुची कमी भी पूरी कर दी। मुल्क के हालात बद से बदतर हो गए और होंडा की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। वैसे ये हालात सिर्फ होंडा के नहीं बल्कि पूरे मुल्क के थे, क्योंकि इस मुल्क पर 2 खतरनाक एटम बम गिराए गए थे, जिसकी वजह से इस मुल्क ने सिर्फ जंग ही नहीं हारी थी बल्कि जंग की आड़ में अपना सब कुछ खो दिया था। मुल्क के हालात बद से बदतर हो गए थे और कुछ यही हालात होंडा के भी थे, जिनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने अपनी कंपनी के बचे खुचे असासों को 4,50,000 येन में टोयोटा को फरोख्त कर दिया और उन पैसों से 1946 में होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को बनाया। इस दौर में जापान के बिगड़ते हालात, खाने पीने के लिए तरसते लोग, भारी महंगाई और गरीबी ने सोचेरा होंडा को भी परेशान किया, लेकिन उन्होंने खुद को एक नई शुरुआत करने से नहीं रोका। साल 1948 में जब उन्हें फार्मल आर्मी का एक इंजन मिला, तब आदत से मजबूर होंडा को नया ख्याल आया और ये वो वक्त था जब होंडा को अपनी मेहनत का फल मिलना था। मुख्तसर ये कि उनकी किस्मत बदलने वाली थी। उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक एक साइकिल पर इंजन लगाकर मोटराइज्ड बाईसाइकिल को बनाया। जैसे ही उनका ये ख्याल मकबूल हुआ तो प्रोडक्ट की डिमांड दिन दुगनी रात चुगनी रफ्तार से बढ़ी। शुरुआत में उन्होंने प्रोडक्ट को बनाने के लिए पुराने इंजनों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर बाद में सोचीरो होंडा ने अपना टॉप इंजन भी बना लिया। 1949 को होंडा ने अपनी ट्रू मोटरसाइकिल को भी मार्केट में उतारा। ये उनकी ड्रीम सीरीज मोटरसाइकिल का पहला मॉडल था। होंडा के इन दोनों मॉडल्स को जापानी ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में एक लैंडमार्क माना जाने लगा। इनके काम की मशहूरी काफी बढ़ गई थी और इसके साथ ही इनकी कामयाबी की सीढ़ी भी चल पड़ी थी। जंग खत्म होने के बाद से ही होंडा की बातचीत अपने पुराने दोस्त टेको फौजीसावा से बढ़ गई, जिन्हें वो अपने पिस्टन रिंग्स सप्लायर के दौर से जानते थे। ऐसे में होंडा ने अपने दोस्त फौजीसावा को ही हायर कर लिया
लिया और उन्हें कंपनी का फाइनेंशियल साइड की जिम्मेदारी दे दी। फिर हुआ यह कि कंपनी अपना काम बेहतर तरीके से करने लगी। बिजनेस पार्ट संभालने का काम फौजी सावा का था, जबकि होंडा पूरी तरह मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग पार्ट को देखते थे। इन दोनों ने होंडा मोटर्स को जापान में एक बड़ा ब्रांड बना दिया। लेकिन होंडा की कामयाबियों का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ और वो अपनी कंपनी को अमेरिका में भी लॉन्च करना चाहते थे। एक दफा 1954 में किसी काम के सिलसिले में जब होंडा जर्मनी गए तो वहां उनकी नजर कम वजन वाली मोटरसाइकिल पर पड़ी। होंडा भी काफी टाइम से ऐसा ही कुछ बनाने की ख्वाहिश रखते थे जो कस्टमर के बजट और जरूरत को पूरी करती हो। अपनी इस सोच पर काम करते हुए होंडा पहली बार 50 सीसी मोटरसाइकिल के साथ नजर आए, जिसे उन्होंने नाम दिया सुपर कैब। उनकी इस प्रोडक्ट ने मार्केट में आते ही धूम मचा दी। इनके इस मॉडल को इतना पसंद किया गया कि बहुत बड़े सेल ने वहां की मशहूर कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। 1959 में होंडा ने अमेरिका में अपनी पहली डीलरशिप को खोला, जहां से ये कंपनी एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गई। इसके सभी मॉडल्स बेस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल्स की लिस्ट में टॉप पर आते गए। होंडा ने खुद को सिर्फ मोटरसाइकिल तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उन्होंने स्पोर्ट्स बाइक बनाने की फील्ड में भी अपना काम किया। इसके लिए होंडा खुद इस दौर में होने वाली कार रेसिंग स्पोर्ट्स में जाते, जीतने वाले बाइक के यूनिक फीचर्स को समझते और कुछ ही सालों में होंडा ने अपनी पहली स्पोर्ट्स बाइक भी लॉन्च कर दी, जिसका नाम सुपर हॉक था। उनके इस मॉडल ने 1962 में इंटरनेशनल चैंपियनशिप अपने नाम की और होंडा का नाम पूरी दुनिया पर छा गया। 20 की दहाई में होंडा बाइक मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी, लेकिन 62 साल के होंडा अब भी रुकना नहीं चाहते थे। उन्होंने 4 व्हीलर मार्केट की फील्ड में भी कदम रखा और अपना सबसे पहला मॉडल एयर ट्रक निकाला। इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा रिकॉर्ड बनाया जब उन्होंने होंडा सिविक को लॉन्च किया। उनकी ये गाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर काफी मशहूर हुई। पेट्रोल की कम लागत की वजह से इसकी सेल काफी ज्यादा हुई। 80 की दहाई आते आते होंडा 4 व्हीलर में दुनिया की टॉप कंपनियों में अपना नाम लिखवा चुके थे। सोचिरो होंडा 1983 में होंडा कंपनी के ओहदे से रिटायर्ड हो गए, लेकिन उनका ये एम्पायर बढ़ता गया और 1991 में सोचिरो होंडा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दुनिया से तो चले गए, लेकिन होंडा कंपनी की सूरत में आज भी हमारे दिलों में बसते हैं। ये इस कंपनी की बेहतरीन प्रोडक्ट्स का नतीजा है कि आज इसकी नेटवर्थ $22 बिलियन के करीब है। दोस्तों, सोचिरो होंडा की कामयाबी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कामयाबी कोई भी काम छोड़ देने से नहीं, बल्कि बार बार कोशिश करने से मिलती है, जो कि सोचिरो होंडा ने की। बार बार नाकामी की सीढ़ी ही आपको कामयाबी की तरफ ले जाती है। दोस्तों, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।